नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में अभी चुनावी माहौल चल रहा है। आचार संहिता भी लग चुके हैं और सभी पार्टियां अपने प्रचार में लगी हुई है। वहीं विपक्ष की पार्टी सत्ता पार्टी के कार्यों की आलोचना करके अपना उल्लू सीधा करने में भी लगे हुए हैं। दोस्तों, अभी जो इलेक्शन होने वाला है वह है लोकसभा इलेक्शन। तो एज एन इंडियन सिटीजन आपका भी ये हक बनता है कि अपने देश में बनने वाली सरकार के बारे में, उन्हें कैसे चुना जाता है और लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से जाने। दोस्तों, जनरली जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में सेम पार्टी की सरकार बैठी होती है तो काम बहुत अच्छे तरीके से चलता है। अगर दोनों जगह अपोजिशन होती है तो कभी स्टेट गवर्नमेंट का ओपिनियन सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर देते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य में अप्लाई करने से मना कर देते हैं। जनरली साउथ के स्टेट्स में तो अपने भाषा के आधार पर ही सरकार चुनने को प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक न्यूज देखा जिसमें तमिलनाडु के ज्योतिषी के एक पैरट ने बीजेपी के लोकसभा इलेक्शन जीतने का प्रेडिक्शन किया, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद तमिलनाडु सरकार ने उस ज्योतिषी को ही अरेस्ट करवा लिया। दोस्तों, क्या ये आपके ओपिनियन में सही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, ये सब बातें तो होती रहेगी। चलिए वीडियो में जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा होती क्या है और इसके बीच डिफरेंसेस क्या होते हैं। प्रेम मेरा देश के लिए, सो आज वचन है मेरा, हम वोट देने जाएंगे, हम वोट देने जाएंगे देश के लिए, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट के बारे में। दरअसल बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट एक स्पोकन इंग्लिश क्लास है और वो भी मौजूद है हमारे कोरबा सिटी में। इस इंस्टीट्यूट में आपको 30% ग्रामर और 70% एक्टिविटीज के माध्यम से आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस इंस्टीट्यूट में डेमो क्लासेस ऑन हो चुकी है, तो अगर आपको भी अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है तो जल्दी से जल्दी दिए गए नंबर पर रजिस्ट्रेशन करें और हमारे चैनल के थ्रू जाते हैं तो आपको मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, साल 1947 में भारत को आजादी के साथ एक टैग भी मिला जो था विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का। उस समय संविधान सभा में यह तय किया गया था कि लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा ही देश चलाया जाएगा। एक ऐसा सेटअप जहां लोग अपने ही बीच किसी रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करके पार्लियामेंट भेजेंगे, यही देश के सरकार भी बनाएंगे जो देश चलाने का काम करेगी। लेकिन ये सरकार बनाई कैसे जाती है, संसद का स्ट्रक्चर कैसा है और लोकसभा राज्यसभा में क्या डिफरेंस होती है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं पार्लियामेंट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में आर्टिकल 79 में मेंशन किया गया है। इस आर्टिकल के अनुसार यूनियन के लिए एक पार्लियामेंट होना चाहिए। इस संसद में दो सेपरेट हाउस होंगे जिनका नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा और दूसरा है हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा। दोनों ही हाउस में ज्यादातर मेंबर इलेक्ट होकर तो कुछ नॉमिनेट होकर आते हैं और ये सब मिलकर देश में किसी कानून को पारित करने के लिए वोटिंग भी करते हैं। संसद के सभी सदस्यों को सांसद कहा जाता है, चाहे लोकसभा सदस्य हो या राज्यसभा सदस्य। इन दोनों हाउस के अलावा संसद का एक अंग है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होते बल्कि इन्हें संसद का ही एक अंग माना जाता है। संसद में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है कानून बनाने में और उन्हें पारित करवाने में भी। साथ ही नए वर्ष में संसद में पहला सेशन भी राष्ट्रपति द्वारा ही संबोधित किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं संसद के फंक्शन की। तो ये मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करता है जिसमें इसका सबसे पहला काम होता है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिसमें देश का राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण इनके हाथ में होता है। सेंट्रल लेवल पर कानून बनाने का काम भी संसद करती है, जिसमें एक कानून बिल को दोनों सभा में पूर्ण बहुमत से पारित करवाने के बाद राष्ट्रपति की सहमति से कानून बना दिया जाता है। इसके अलावा जो ऑफिसर संघ लोक सेवा आयोग से चुने गए होते हैं उनके कार्यों पर निगरानी रखना भी संसद का काम होता है। पार्लियामेंट में मेंबर लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर पहुंचते हैं तो उनका काम है कि संसद सत्र में लोगों की परेशानियों और समाधान को रखें, ना कि हल्ला मचाकर संसद का नाम खराब करें। दोस्तों, जनरली ये देखा गया है कि जो भारतीय संसद में सांसद के द्वारा किया गया काम होता है वो दूसरे देशों के सांसद की तुलना में काफी कम होता है। एक स्टडी में पाया गया कि भारतीय संसद में साल भर में मुश्किल से 300 घंटे भी काम नहीं हो पाते हैं। वहीं ब्रिटेन में 2000 घंटे तो यूएसए में 3000 घंटे तक काम होता है। तो दोस्तों, हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम एक ऐसे सांसद को चुने जो अपने कार्यों के प्रति जागरूक हो और संसद में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए। बीते कुछ समय में आपने देखा होगा कि संसद में आजकल काम से ज्यादा तो हो हल्ला मचाया जाता है और संसद
का ये काम हम लोगों के पैसों के टैक्स से ही चलता है, तो ये टैक्स का पैसा वेस्ट ना हो बल्कि संसद के सही काम के लिए उपयोग हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ती है किसी सोशल सिचुएशन की वजह से, तो वो भी पार्लियामेंट ही कर सकती है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि दोनों सभा में अंतर क्या है और उनका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल, निम्न सदन या अस्थायी सदन भी कहा जाता है। ये वो सदन है जहां मौजूद मेंबर्स देश को चलाने वाली सरकार का निर्माण करते हैं। सबसे पहले देश के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होते हैं। हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट्स और इंडिविजुअल कैंडिडेट्स अपना नामांकन भरते हैं। नामांकन भरने के लिए ये जरूरी है कि कैंडिडेट कम से कम 25 साल का हो और वो कैंडिडेट किसी भी चुनाव क्षेत्र में वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हो। फिर उस एरिया के लोग अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट करते हैं। जिन्हें ज्यादा वोट मिलते हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। इस तरह वो उम्मीदवार इस क्षेत्र का सांसद कहलाता है। ऐसे ही देश भर के हर चुनाव क्षेत्र से उम्मीदवार जीतकर सांसद बनते हैं और लोकसभा के मेंबर्स बन जाते हैं। लेकिन लोकसभा में ऐसे कितने मेंबर्स आते हैं, ये जानने के लिए हमें लोकसभा के बनावट के बारे में जानना पड़ेगा। दोस्तों लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 में मेंशन किया गया है और लोकसभा में मैक्सिमम 550 मेंबर्स हो सकते हैं। हालांकि वर्तमान में 543 मेंबर्स ही मौजूद हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम 550 मेंबर्स की बात करें, जिसमें 530 मेंबर्स तो किसी राज्य के चुनाव क्षेत्र से जीत कर आते हैं और 20 मेंबर को डायरेक्ट कलेक्शन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश से चुना जाता है। दोस्तों पहले लोकसभा में 552 सीट्स हुआ करते थे, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन मेंबर को भी लोकसभा मेंबर के लिए नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जनवरी 2020 में इस कानून को हटा दिया गया। मतलब अब लोकसभा में मैक्सिमम 550 मेंबर्स ही हो सकते हैं जो देश चलाने वाली सरकार का निर्माण करते हैं। दोस्तों लोकसभा में जिस पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादा मेंबर्स चुन कर आते हैं, यानी लोकसभा में जिस पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत होता है, वो अपने पार्टी में से किसी एक योग्य व्यक्ति को लीडर चुनते हैं। ये लीडर राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री बनने के लिए और देश में सरकार बनाने के लिए दावेदारी पेश करते हैं। अगर उस लीडर के पास लोकसभा में बहुमत है या 50% से एक वोट भी ज्यादा समर्थन है, तो उसे प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास पूर्ण बहुमत मौजूद नहीं है, तो राष्ट्रपति किसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने के लिए इन्वाइट करते हैं। अगर उस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मेजोरिटी मेंबर्स का सपोर्ट मिलता है, तो वो बाकी पार्टीज के मेंबर और इंडिविजुअल मेंबर्स के सपोर्ट से अपना लीडर चूज करेगी, जिसे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अगर किसी केस में कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाता, तो ऐसे में री इलेक्शन करवाया जाता है। दोस्तों प्रधानमंत्री के चुने जाने के बाद वे मंत्रिमंडल के लिए कुछ खास सांसदों के नाम सजेस्ट करते हैं और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के मंत्री मिलकर देश के कार्यभार संभालते हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों लोकसभा का मैक्सिमम कार्यकाल 5 साल तक का होता है। मतलब अगर सत्ता पार्टी का पूर्ण बहुमत बना रहा तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तक का हो सकता है। लेकिन अगर उस 5 साल के दौरान अगर कोई पार्टी सत्ता पार्टी से अपना समर्थन वापस खींच लेती है, तो पूर्ण बहुमत टूट जाता है और लोकसभा को 5 साल से पहले ही भंग करना पड़ जाता है। या फिर उस 5 साल के दौरान प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे देते हैं, तो मंत्रिमंडल टूट जाती है और लोकसभा भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के बावजूद भी उस पार्टी को बहुमत बना रहता है। यही कारण है कि लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन भी कहा जाता है। दोस्तों अगर देश में आपातकालीन की स्थिति बनी रही तो सरकार के कार्यकाल को 5 साल से भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों ये तो थी लोकसभा की संरचना, बनावट और सरकार निर्माण की बातें। अब जान लेते हैं कि लोकसभा का कार्यभार संभालता कौन है। इसके लिए लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने गए हैं। इन्हें भी मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है। ऐसा देखा जाता है जो पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा में पूर्ण बहुमत रखती है, उसी पार्टी का मेंबर लोकसभा का स्पीकर भी बनता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी अदर मेंबर की तरह 5 साल का टर्म कंप्लीट करते हैं। अगर इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होता है, तो स्पीकर अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर अपना इस्तीफा स्पीकर को देते हैं। 14 दिन पहले नोटिस देने के बाद अगर इनके इस्तीफा पत्र को लोकसभा के 50% मेजोरिटी से पास कर दिया जाए, तो इन्हें इनके पोस्ट से हटा दिया जाएगा। स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर के अलावा एक प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त किया जाता है, जो कि लोकसभा का एक सीनियर मेंबर होता है। इनका काम नए लोकसभा का संचालन करना होता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नियुक्त हो जाने के तुरंत बाद प्रोटेम स्पीकर का पद हटा दिया जाता है। दोस्तों ये तो थी लोकसभा की पूरी डिटेल्स। अब जान लेते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट या उच्च सदन या फिर स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा का गठन आर्टिकल 18 के अनुसार किया गया है।
राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें वर्तमान में 245 मेंबर ही मौजूद हैं। दोस्तों अगर पूरे 250 मेंबर्स की बात की जाए तो 238 मेंबर्स को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से सेलेक्ट होकर आना पड़ता है। जो भी मेंबर राज्यसभा में इलेक्ट होना चाहता है वह किसी एक स्टेट से फाइल नॉमिनेशन करता है। नामांकन भरने के बाद उस राज्य के विधानसभा के मेंबर्स उस कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं। इसके लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया जाता है। इसमें किसी एक कैंडिडेट को वोट नहीं दिया जाता, बल्कि हर कैंडिडेट को रैंकिंग के हिसाब से प्रेफरेंस दी जाती है। जिस कैंडिडेट को मेजोरिटी मेंबर्स द्वारा चुना जाता है वो राज्यसभा मेंबर्स बन जाते हैं। दोस्तों 250 में से 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान क्षेत्र से चुना जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा जी और मशहूर सिंगर लता मंगेशकर जी को राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया गया था। राज्यसभा के कार्यकाल को आर्टिकल 83 में मेंशन किया गया है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि इसे उच्च सदन या स्थायी सदन कहा जाता है। मतलब दोस्तों ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के मेंबर्स लाइफ टाइम यहाँ मेंबर्स बने रहेंगे, बल्कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स को रिटायर किया जाता है, जिससे राज्यसभा में प्रत्येक मेंबर्स के कार्यकाल मैक्सिमम 6 साल तक का ही हो सकता है। दोस्तों राज्यसभा को चलाने का काम चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का होता है। इसके बारे में आर्टिकल 89 में मेंशन किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को उस सभा के मेंबर्स के द्वारा ही चुना जाता है और उपराष्ट्रपति के एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन ही राज्यसभा का काम संभालते हैं। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार का निर्माण अगर लोकसभा से होता है तो राज्यसभा की जरूरत क्या थी। दरअसल भारतीय संविधान एक फेडरल कैरेक्टर रखता है। संविधान में माना जाता है कि सेकेंड हाउस काफी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए कैंडिडेट को जनरल इलेक्शन जीत कर आना पड़ता है, यानी पब्लिक डायरेक्टली उनके लिए वोट करती है। लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए अगर सीनियर पॉलिटिशियन जनरल इलेक्शन जीत नहीं पाते हैं तो भी वो संसद के सदस्य बन जाते हैं, जिससे अनुभवी और टैलेंटेड कैंडिडेट चुनाव हारने के बावजूद पार्लियामेंट का पार्ट बन जाते हैं। जैसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने लाइफ में सिर्फ एक जनरल इलेक्शन लड़ा था, वो भी साल 1999 में साउथ दिल्ली सीट से। लेकिन वे इलेक्शन हार गए और लोकसभा मेंबर नहीं बन पाए। पर साल 2004 में वे प्रधानमंत्री इसलिए बन पाए क्योंकि उन्हें असम की सीट से राज्यसभा मेंबरशिप मिली थी। अदरवाइज वे कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। इसी तरह बीजेपी के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने अमृतसर सीट से जनरल इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो इलेक्शन हार गए, पर राज्यसभा मेंबर बनकर संसद का हिस्सा बने और वित्त मंत्री बनकर देश का कार्यभार संभाला। दोस्तों राज्यसभा लोकसभा पर चेक एंड बैलेंस रखने का भी काम करती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि केंद्र सरकार का निर्माण लोकसभा से होता है, लेकिन लोकसभा से कई ऐसे निर्णय भी लिए जा सकते हैं जो देश के लिए लाभदायी नहीं हो सकते। तो इसलिए लोकसभा पर चेक होना इंपॉर्टेंट है और ये जिम्मेदारी राज्यसभा ही संभालती है। दोस्तों ज्यादातर कानून ऐसे हैं जो अगर लोकसभा से पारित हो भी गए हैं तो भी राज्यसभा उस पर रोक लगा सकती है। लोकसभा राज्यसभा के बाद संसद का तीसरा अंग है राष्ट्रपति। अगर दोनों सभा से बिल पारित होने के बावजूद राष्ट्रपति उसे परमिशन ना दे तो ये प्रोसेस वहीं खत्म हो जाता है। हालांकि ज्यादातर मामले में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही कार्य करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 53 के अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है और प्रधानमंत्री ही वास्तविक प्रधान है। तो दोस्तों ये तो थी भारतीय संसद के बारे में पूरी डिटेल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।